एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में रात को सेना और चुंगजी को देखते जो कि रैक से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो तो यहाँ पर आया ही नहीं। चुंगजी सेना से कहता है कि अगर वो भाग गया होगा तो क्या होगा। तभी सेना के पास एक कॉल आती है जो कि पुलिस वाले की होती है, बता रहा था कि राइक यहाँ पर है। सेना भागकर पुलिस स्टेशन में आती है, राइक को देखती है जो कि यहाँ पर सोया हुआ था। पुलिस वाला कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसको जानती हो? सेना कहती है कि मैं इसकी लॉयर हूँ। पुलिस वाला कहता है कि हमने इससे कहा कि अपने घर पर चले जाओ, तुम कहाँ पर रहते हो, लेकिन इसने जाने से मना कर दिया, तुम इसको यहाँ से ले जाओ। अगले सीन में राइक चुंगजे की पीठ पर होता है। चुंगजे सेना से कहता है कि इसे अपने घर पर क्यों ले जा रही हो, हम इसे इसके घर पर छोड़ सकते हैं। लेकिन सेना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुमने सुना नहीं कि पुलिस वाले ने क्या कहा था, इसने घर पर जाने के लिए मना कर दिया। चुंगजे कहता है कि ठीक है, इसे किसी होटल में छोड़ दो, लेकिन सेना ऐसा नहीं चाहती। चुंगजे इसे घर पर ले आता और कहता है कि क्या सच में कोई आइडल है, ये इतना भारी क्यों है। सेना के बेड पर इसको लेटा रहा था और कहता है कि मैं इसे अपने घर पर ले जा सकता हूँ, लेकिन सेना मना कर देती है। बाहर आकर इसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ये सब अपनी फीलिंग की वजह से कर रहे हो, लेकिन सेना मना करती है और कहती है कि मैं सिर्फ इसकी लॉयर हूँ। चुंगजे इसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेले इसके साथ रहोगी। सेना कहती है कि डरने की क्या बात है। बात में सोचकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये टेढ़ा हो सकता है, वो भी हाँ बढ़ता है। सेना कहती है कि हाँ मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन इस बात का कि अगर इसने सच में उसको मारा होगा तो क्या होगा। चुंगजे के जाने के बाद ये अपने कमरे में आती है, राइक को देखती है, अपने आप से कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मेरे बेडरूम में है। लेकिन तभी शॉक रह जाती है क्योंकि पिल्लो के पीछे कुछ स्टिकर होते हैं जो कि राइक की थे। ये किसी तरह पास में आती है, स्टिकर को लेकर जाने लगती है, लेकिन राइक अपने ड्रीम में होता है, रोता है और कहता है कि मत जाओ। सेना इसके पास आकर बैठ जाती है, इसके फेस को टच करती है और हाथ को थामती है। अगले सीन में एपिसोड 2 के लास्ट वाले सीन को देखते हैं। राइक को होश आती है, इसे नहीं पता होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, देखने के लिए बाहर आता है। सेना किचन में होती है जो कि इसको देखती है और कहती है कि क्या तुम उठ गए हो, मुझे लग रहा था कि तुम नहीं जागोगे। सेना अपने आप से कहती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाद में कहती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मेरे घर पे तुम्हारा वेलकम है। चाकू को दिखाती है, ये डर जाता है, पीछे जाने लगता है। सेना चाकू को लेकर पास में आती है, बताती है कि रात को क्या हुआ, कैसे तुम नशे में थे, गिर गए थे, पुलिस स्टेशन में लाया गया, मैं तुम्हारे घर पर ले जाने वाली थी, लेकिन मुझे कोड नहीं पता था। राइक डर जाता है, भागने लगता है। सेना इसको रोकती है, सामान को दिखाती है और कहती है कि ये प्रोसिक्यूटर की ओर से है, अगर तुम फिर से भागोगे तो तुम्हारे खिलाफ वारंट मिल सकता है। लेकिन राइक इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और यहाँ से भाग जाता है। रात में इसे चुंगजे मिलता है, ये पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। चुंगजे सेना के पास आता है और कहता है कि तुमने उसे क्यों जाने दिया। अगले सीन में ब्योंग योंग को देखते हैं, साथ में डिटेक्टिव होता है जिसने पिछले एपिसोड में राइक की स्टेटमेंट ली थी। इसका नाम सेक होता है। फॉरेंसिक वाले के पास आए हुए थे जो कि इनको बताता है कि वो सियोंग के साथ क्या हुआ होगा। मुझे लगता है कि जिसने चाकू मारा था वो कोई जान पहचान वाला होना चाहिए, चाकू को प्रोफेशनल तरीके से मारा गया है। नाम से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि सामने वाले नशे में हो और चाकू मार दिया हो, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। बाहर आकर नाम से ब्योंग योंग से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये काम राइक ने किया होगा। ब्योंग योंग कहता है कि मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई भी हत्यारा नहीं था और ना वो सियोंग का फोन था, वो सब कहाँ पर चले गए। लेकिन नाम से कहता है कि मुझे नहीं पता। ब्योंग योंग कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम कोई एविडेंस ढूंढो जो कि ये प्रूफ करे कि राइक इस केस में जुड़ा हुआ है, हम बाद में इसे फोर्सफुली कन्फेस करवा लेंगे कि उसने वू सियोंग को मारा है। अगले सीन में सेना को देखती है जो कि राइक के मैनेजर हांगू से मिलने के लिए आती है। बाहर पब्लिक को देखती है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और राइक को सजा देने के लिए कहते हैं। ये हांगू से बात करती है और कहती है कि मैंने सुना कि आपने पहली बार वू सियोंग को मरते हुए देखा था, क्या सच है? वो भी हाँ भरता है। सेना कहती है कि वहाँ पर हाउसकीपर भी थी, उसी के पास ही कोर्ट होती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसने कोर्ट को खो दिया हो? लेकिन हांगू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो 10 सालों से रैक के घर पे काम कर रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाद में सेना अंदर बॉन सैंग से मिलने के लिए आती है, इसे पूछती है कि उस दिन उन दोनों का कैसा बिहेव था, क्या वो फाइट कर रहे थे, लेकिन ये मना कर देता है, बता देता है कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। सेना कहती है कि आपने राइक के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, लेकिन बो सैंग मना करता है और कहता है कि हमने सिर्फ इस बात को फैलाया है, उसे कैंसिल नहीं किया है क्योंकि शेयर होल्डर हमसे कुछ करवाना चाहते थे।
पब्लिक भी कह रही थी कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए हमने सिर्फ इस न्यूज को बाहर आने दिया, हमने सच में ऐसा नहीं किया है। तभी गोल्डी बॉयज के मेंबर भी यहाँ पर आते हैं। सेना मन ही मन बहुत ही हैप्पी होती है क्योंकि अब इन्हें फेस टू फेस देख लेती है। सेना इससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, क्या कोई फाइट हुई थी, क्योंकि मैंने न्यूज पर देखा था। जे ही भड़क जाता है और कहता है कि हमने कोई फाइट नहीं की थी। वैसे मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम कैसे बुरे लोगों की हेल्प करती हो, लेकिन तुम इस बार राई की हेल्प नहीं कर पाओगी क्योंकि उसने सच में वो सियोंग को मारा है, वो एक मर्डरर है। गाड़ी में जाते टाइम सेना अपने आप से कहती है कि राई की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, वो अकेला रह गया है। रेडियो पर राई की मॉम का इंटरव्यू होता है जो कि राई के बारे में भला बुरा कहती है और बताती है कि अगर सच में उसने योंग सू को मारा है तो उसे दुनिया के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए। वो सैंग मीडिया वाले से बात करता है और कहता है कि ऐसे इंटरव्यू को फैलाने से रोको। तभी यहाँ पर राइक आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, क्या ये सच है? अभी जांच चल रही है। वो सैंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। राइक कहता है कि क्या आप पहले से जानते हो कि मैं और वो सियोंग कितने अच्छे फ्रेंड थे, मैं उसे नहीं मार सकता। लेकिन वो सैंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, हमें नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। राइक कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? वो सैंग बताता है कि आजकल तुम्हारी मॉम क्या कर रही है, उसने पहले तुम्हारे नाम से लोन लिया था, तुम्हारा घर और गाड़ी जल्दी सीज कर लिया जाएगा। वो मीडिया से पैसे लेती है, इंटरव्यू देती है, लेकिन मैं उस इंटरव्यू को फैलाने से रोक सकता हूँ। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ। अगले सीन में सेना को देखते हैं जो कि राई की मॉम से मिलने के लिए आती है, जिसका नाम मी क्योंग होता है। सेना मी क्योंग से कहती है कि मुझे पता चला कि तुम कैसे इंटरव्यू देती हो, लेकिन ये सब करना गलत है, गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाओ। लेकिन मी क्योंग कहती है कि मैं अपने बेटे को सबसे बेहतर जानती हूँ, मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वैसे तुम मुझे कितना पैसा दोगी? सेना कहती है कि मैं नहीं समझी। मी क्योंग कहती है कि ऐसा ही तो काम होता है, मैं सामने वाले से पैसा लेती हूँ और उसे इंटरव्यू देती हूँ, अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। सेना कहती है कि आपके बेटे ने अपने बचपन के बारे में एक गाना लिखा था, अब मुझे उस गाने का मतलब समझ में आ रहा है। वो गाना उन लोगों के कंफर्ट के लिए जिनके बचपन में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि आपने वो गाना नहीं सुना है। अगर आपने फिर से राय के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगी। ये कहकर ही चली जाती है। सेना के पास चुंगजे कॉल करता है, बताता है कि राइक भाग गया है। सेना चिल्लाती है, कहती है कि मैंने कहा था कि उस पर नजर रखना। चुंगजे कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे ट्रेस कर रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वहीं हम राइक को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पर होता है, इसे क्रॉस कर रहा था, लेकिन तभी पास में 3 बच्चे होते जो कि पहले इसको देख लेते हैं। एक लड़का कुछ नोटिस कर लेता है, कहता है कि इसने जो शूज पहने हुए वो गोल्डी बॉयज के हैं। जब राइक आगे निकल जाता है तो इसने अपने कानों पर हाथ लगाए हुए थे। तीनों लड़के इसके पास आते, कहते कि आप रुक जाओ, हमें तुम्हारे शूज चाहिए, लेकिन ये नहीं देता। ध्यान से देखता है और कहता है कि ये तो राइक है जो कि मर्डरर है। बाद में फोन निकालता है, वीडियो बनाने लगता है। राइक गुस्से में आ गया था, फोन को फेंकता है, लेकिन तभी तीनों लड़के इसको मारने लगते हैं, लात पे लात मारे जा रहे थे। अगले सीन में सेना और चुंगजे यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रिज पर होते हैं, लड़के पास से ही जा रहे थे। सेना इनके पास शूज को देखती है, कहती है कि इनका ओनर कहाँ पर है। एक लड़का देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उसे डेट करना चाहती हो। सेना हंसने लगती है। लड़का जब इसके पास आ रहा था तभी पीछे चुंगजे आ जाता है, तीनों की पिटाई करता है, शूज को लेता है। सेना कहती है कि बताओ कि राइक कहाँ पर है, इन्होंने बता दिया था। अगले सीन में सेना भागकर राइक के पास आती है जिसने अपने कानों पर हाथ लगाए हुए थे। राइक कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को नहीं मारा। सेना कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मुझे ये भी पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम सब कुछ छोड़ना चाहते हो, लेकिन ऐसा मत करो, हमें पता लगाना ही होगा कि उस रात क्या हुआ था, हमें तुम्हारे फ्रेंड को इंसाफ दिलाना होगा। जब तक ये सब नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बाद में इसकी और अपना हाथ बढ़ाती है। हाई जो अपने घर पर होती है, अपनी और रैक के कई फोटोज को देखती है। बाद में बियोंग योन की प्रोफाइल को चेक करने लगती है। बियोंग योन अपने डैड से बात करता है जिसका नाम जोंग चुल होता है, केस के बारे में बताता है। जोंग चुल कहता है कि केस सिंपल सा है,
दो इंसान थे, एक ने दूसरे को मार दिया। तुम इसे डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो? वैसे क्या तुम जानते हो कि प्रोसिक्यूटर क्या होता है? बियोंग ग्योन बताता है जो लॉ को प्रोटेक्ट करता है, सच्चाई को एक्सपोज करता है। लेकिन जोंग चुल कहता है कि प्रोसिक्यूटर वो होता है कि अगर तुम्हें कोई सस्पेक्ट मिल जाता है तो एविडेंस हो या फिर नहीं हो, उसे किसी तरह कन्फेस करवाना कि तुम मर्डरर हो। वैसे मैंने सुना कि डिफेंस लॉयर का नाम सेना है। ये वही लड़की है ना जो कि तुम्हारी क्लास में थी? लेकिन बियोंग ग्योन कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। हालांकि इसके जाने के बाद बियोंग ग्योन पास के सीन को याद करता है। ये वही सेना वाली सीन था जहां पर इसे बुली करता है, इसके ऊपर पानी फेंकता है। सेना इसको देखी जा रही थी। बियोंग ग्योन कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या मुझे मारना चाहती हो? प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन में एविडेंस को ढूंढ रहे थे, फुटेज को देखते इन्हें कुछ मिल जाता है। राइट ने कहा था कि अल्कोहल खत्म हो गई है, मैं लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में आया था। लेकिन फुटेज में देखते हैं कि जब ये बाहर आता है तो इसके हाथ खाली होते हैं, अल्कोहल नहीं होता। घर पर जाने के लिए इसने एक लॉन्ग रूट को चुना था। घर पर जाने का रास्ता इस रूट से 20 मिनट का है, लेकिन उस दिन राइट ने 40 मिनट लगा दिए। एक्स्ट्रा 20 मिनट तक उसने क्या किया? राइट सेना के घर पे रोता है। सेना इसके लिए कॉफी ले आती है। राइट बताता है कि कैसे क्या हुआ था, अपने पास की सीन को बताता है। जब ये 10 साल का था तो इसकी मॉम बार में गाना गा रही थी। ये अपनी मॉम को गाना गाते हुए देख लेता है। अगले सीन में खुद गाना गाने लगता है, लेकिन इसी टाइम यहाँ बो सैंग होता है जो कि इसको गाना गाते देख लेता है। बाद में से अपनी कंपनी में ले आता और गाना गाने के लिए कहता है। इस तरह रैक सिंगर बन गया था। हालांकि इसे पता चलता है कि मुझे सब कुछ छोड़कर बो सैंग के साथ जाना होगा। ये जाना नहीं चाहता, लेकिन इसकी मॉम इसको मना लेती है। राइट के दिन वहां पर अच्छे नहीं चल रहे थे, इसकी फाइट होती रहती थी। लेकिन एक लड़का जो कि वू सियोंग होता है हमेशा इसके साथ रहता है। राइट पहले इसको भाव नहीं देता, लेकिन बाद में दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। प्रेजेंट में राइट सेना को बताता है कि उस दिन हुआ क्या था। हमने अल्कोहल पी, बातें की, म्यूजिक सुना, फिर हम सो गए। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि उसकी डेथ हो गई है। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। सेना ये सीन याद करती है कि जब मैं कंपनी में पूछताछ करने के लिए गई थी तब जे ही मुझ पर चिल्ला रहा था। एक वीडियो को दिखाता है और कहता है कि देख लो, यहाँ पर यू सियोंग और साथ में राइट फाइट कर रहे हैं। ये इस वीडियो को इसे दिखाती है और कहती है कि ये सब क्या है, क्या तुम सच में फाइट कर रहे थे? राइट पूछता है कि ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई? सेना कहती है कि ये बात मैटर नहीं करती, तुम मुझे पता हुआ क्या था, क्या सच में फाइट कर रहे थे? लेकिन ये साफ साफ मना कर देता है। वैसे मुझे यहाँ पर रहना होगा, मेरे घर को जल्दी सीज कर लिया जाएगा, मैं किसी होटल में भी नहीं जा सकता, वहाँ पर लोग मुझे देख सकते हैं और चिल्ला सकते हैं। वैसे तुमने ही तो कहा था कि जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारी साइड में रहूंगी। ये सुनकर सेना शॉक रह जाती है। बियोंग ग्योन सेना की प्रोफाइल को देख रहा होता है। अपने कलीग से कहता है कि राइट को यहाँ पर आने के लिए कहो, अगर वो नहीं आता तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर दो। तभी इसे मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर गिवूक आता है, इसको बाहर ले आता है, बताता है कि मेरी भाभी आपसे मिलना चाहती है, वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये मिलने से मना कर देता है। तभी इसकी भाभी यहाँ पर आ जाती है जो कि और कोई नहीं होती है, ये हाईजू होती है। अगले सीन में हाईजू इससे बात करती है। पहले डेटिंग के बारे में बात करने लगती है, लेकिन फिर केस का जिक्र करने लगती है। बियोंग ग्योन कह रहा होता है कि मैं केस की बात नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। हाईजू कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि राइट ने किसी को मारा होगा, तुम्हें अभी तक वारंट भी नहीं मिला। लेकिन बियोंग ग्योन कहता है कि मुझे पता है कि उसने क्या किया है, वो सच में एक मर्डरर है और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। बियोंग ग्योन का फोन कई बार बज चुका था। हाईजू कहती है कि ये फोन बार बार बज रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तुम इसे रिसीव कर लो। ये बात करने के लिए वॉशरूम में आता है। नाम से किसे कह रहा होता है कि मुझे कुछ पता चला है, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। जब बियोंग ग्योन फिर से यहाँ पर आता है तो हाईजू नहीं होती है, वो जा चुकी थी। राइक अपने आप को रेडी करता है, चर्च में जाने वाला है जहाँ पर लोग आखिरी बार वू सियोंग को याद करेंगे, उसे गुड बाय कहेंगे। लेकिन राइक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेना इसके पास आती है, कहती है कि तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें यहाँ पर जाना होगा, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम सिर्फ अपनी दिल की सुनो। ये इसकी बात को मानता है। अगले सीन में चर्च के पास आता है। मीडिया वाले सामने ही होते, सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। ये इनको नोटिस नहीं करता, अंदर आता है जहाँ पर इसकी कंपनी वाले पहले से आए हुए थे और भी कई लोग होते। राइक वू सियोंग की फोटो को देखता है। बाहर आने पर मीडिया वाले फिर से सवाल कर रहे थे। सेना रोकने की ट्राई करती है, लेकिन राइक बोलता है और कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं जांच में कोऑपरेट करूंगा और मर्डरर को ढूंढ निकालूंगा। पुलिस वाले फुटेज को चेक करते ही
इन्हें कुछ मिल जाता है। ये राइक को देखते हैं, लेकिन जब आगे देखते तभी शॉक रह जाते हैं। वहीं हम सेना को देखते जो कि राइक के साथ होती है। ब्योंगयोन के सामने बैठे हुए थे जो कुछ नहीं कर रहा था। सेना कहती है कि हम कल आएंगे, लेकिन इसको रोकता है। कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बाद में इससे कहता है कि वैसे तुम हो कौन, तुम जानी पहचानी सी लग रही हो। लेकिन सेना कहती है कि मैं किसी भी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। ब्योंगयोन बाद में वीडियो को दिखाता है कि कैसे ये अल्कोहल लेने के लिए आया था, उस रूट को लिया था, लेकिन वो तो 20 मिनट का था, इसने 40 मिनट लगा दिए। इसे सीम सवाल करता है, तुमने 20 मिनट तक वहां पर क्या किया, तुम्हारे पास अल्कोहल क्यों नहीं थी। रैक ने कह दिया था कि मुझे अल्कोहल नहीं मिली। ये बात को घुमा फिरा कर कह रहा होता है, फिर बाहर आ जाता है। सेना इससे कहती है कि ये सब क्या था, तुम झूठ बोल रहे थे, हमारे बीच पहले एक डील हुई थी, मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर तुम मुझे अपनी लॉयर बनाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। लेकिन रैक ने कह दिया था कि मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी सेना कहती है कि जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारी गर्दन लाल हो जाती है, तुम्हारी आंखें डार्क हो जाती है। राइट कहता है कि तुम्हें कैसे पता, जो लोग मेरे करीब होते हैं वही इस बात को जानते हैं। सेना कुछ नहीं कहती, जाने लगती है। एक बाइक वाला पास से ही जा रहा था। राइक इसको अपनी ओर खींच लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है और इसको बचाता है। नामसिक को देखते जो कि भागकर ब्योंगयोन के पास आता है और कहता है कि अब पूछताछ पूरी हो गई है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो को दिखाता है जहाँ पर राइक पैदल जा रहा था, लेकिन तभी गाड़ी आ जाती है, एकदम से इसके पास आकर रुकती है। नामसिक कहता है कि मुझे लगता है कि इसको मारना चाहती है। गाड़ी से एक लड़की बाहर आती जो कि हाईजू थी। राइक के सीन को देखते जो सेना के साथ था, लेकिन तभी यहाँ पर हाईजू आती है जो कि इसके नाम को लेती है, इसके पास आकर इसको हक कर लेती है। सेना दोनों को देखी जा रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।